नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज कई महत्वपूर्ण बैठकें रहने वाली है। दोपहर 3 बजे जनप्रतिनिधियों से सीएम मुलाकात करेंगे। दोपहर 3:30 बजे रोजगार सेतु पोर्टल का शुभारंभ सीएम करने वाले हैं। तो शाम 5 बजे कोरोना की समीक्षा वे करेंगे। काफी महत्वपूर्ण शेड्यूल आज का भी सीएम शिवराज सिंह चौहान का रहने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात का अगर जिक्र किया जाए तो कोरोना की समीक्षा वो शाम 5 बजे करने वाले हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो 3:30 बजे रोजगार सेतु का शुभारंभ करेंगे। रोजगार सेतु पोर्टल जो बना है जिसमें रोजगार दिया जाना है, मजदूरों की उसमें जानकारी होगी, स्किल्ड बेरोजगारों की उसमें जानकारी होगी। एक सेतु का निर्माण किया गया है। उस सेतु के जरिए, उस पोर्टल के जरिए लोगों को जहां जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से रोजगार मुहैया कराया जा सकेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण आज के हिसाब से ये पोर्टल का शुभारंभ रहने वाला है, जिसके जरिए लोगों को रोजगार मध्य प्रदेश में प्राप्त हो सकता है। इससे पहले 3 बजे जनप्रतिनिधियों से मुलाकात सीएम करने वाले हैं और ये मुलाकात भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैराथन बैठकों में शिरकत कर रहे हैं। एक बार फिर आज का दिन उनका काफी व्यस्तताओं भरा रहने वाला है और कई बैठकें आज सीएम शिवराज सिंह चौहान लेने वाले हैं। महत्वपूर्ण बातों का अगर जिक्र किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण ये 3 बैठकें रहने वाली हैं, जिनमें जनप्रतिनिधियों से वे 3 बजे मुलाकात करेंगे। 3:30 बजे रोजगार सेतु पोर्टल का वो शुभारंभ करने वाले हैं और उसके बाद 5 बजे समीक्षा होगी कोरोना वायरस से निपटने के इंतजामों की। किस तरह से अभी तक कितने केसेस पड़े हैं, कितने लोग स्वस्थ हुए हैं, आंकड़ा किस तरफ ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम चीजें हैं जो समीक्षा में जो बिंदु रहते हैं, उन तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श आज शाम 5 बजे होने वाला है। अधिकारी रहेंगे, जनप्रतिनिधि रहेंगे, मंत्री रहेंगे, तो सभी लोग इसमें शिरकत भी करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बीजेपी आज उपचुनाव के रण का आगाज करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज जनसंवाद रैली को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री वर्चुअल रैली को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान गडकरी केंद्र की उपलब्धियां गिनाएंगे। उपचुनाव के लिहाज से इस रैली को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गडकरी आज ग्वालियर चंबल को लेकर बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। उपचुनाव की 24 सीटों में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल में हैं। पिछले दिनों सीएम शिवराज ने ट्वीट किया था। इस ट्वीट में सीएम ने चंबल एक्सप्रेस वे का जिक्र किया था। आज केंद्रीय मंत्री चंबल एक्सप्रेस वे को चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से ऐलान कर सकते हैं। तो सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय नेताओं की जो वर्चुअल रैली हमारी आयोजित की जा रही है, उसमें 10 तारीख को शाम को 4 बजे माननीय नितिन गडकरी जी मध्य प्रदेश की वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। उस रैली में मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, थावरचंद जी गहलोत, प्रहलाद पटेल जी, फग्गन सिंह जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सभी वरिष्ठ लीडर्स हमारे जो है अलग अलग स्थानों से उसमें जुड़ेंगे और नितिन जी रैली को संबोधित करेंगे। उसकी तैयारी आज आपने देखी है कि तैयारी उसकी प्रारंभ हो गई है और सभी लोग इस रैली को यशस्वी बनाने के लिए लगभग 1 लाख से ऊपर लोग इस रैली में ऑनलाइन, जो मैंने जिसका उल्लेख किया था कि फेसबुक, ट्विटर, अलग अलग प्रकार के जो मीडिया के जो माध्यम है, उनके माध्यम से इस रैली में नितिन गडकरी जी संबोधित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, किस तरह की तैयारियां हैं आज होने वाली इस वर्चुअल रैली को लेकर और कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, चूंकि उपचुनाव भी होना है उस लिहाज से भी? बिल्कुल, देखिए कोरोना महामारी के बाद जो लॉकडाउन लगा और राजनीतिक जो रैलियां हैं उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है अभी राजनीतिक कार्यक्रमों पर। लिहाजा अब जो प्रचार का तरीका है वो कहीं ना कहीं डिजिटल और वर्चुअल हो गया है।
उसी कड़ी में बीजेपी ने जो अभियान चलाया है मोदी सरकार 2 की 1 साल की उपलब्धियां गिनाने का, उसके तहत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एक जन संवाद रैली आज होने जा रही है, जो मध्य प्रदेश के लिहाज से होगी। ये जन संवाद रैली शाम 4 बजे से वो संबोधित करना शुरू करेंगे और इसके लिए अगर हम तैयारियों की बात करें तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में डिजिटली एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिस पर उस रैली का सीधा प्रसारण किया जाएगा। साथ ही साथ में बीजेपी ने ये तैयारी की है कि ऑनलाइन तरीके से एक लिंक जनरेट किया जाएगा इस वर्चुअल रैली का, और उस लिंक के जरिए करीब 1 लाख लोगों को जोड़ने का दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। इसके अलावा तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी इस रैली में ऑनलाइन ही जुड़ेंगे। तो ये एक नया तरीका है अब प्रचार प्रसार का कोरोना आपदा के बाद में। लेकिन देखिए ये जो रैली है उस तैयारियों के साथ साथ इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि ये माना जा रहा है आज जब नितिन गडकरी सभा को संबोधित करेंगे मध्य प्रदेश में तो फिर वो कहीं ना कहीं उपचुनाव के रण का आगाज भी करेंगे और कुछ बड़े ऐलान भी नितिन गडकरी की ओर से खास तौर से ग्वालियर चंबल के लिहाज से किए जा सकते हैं। देखिए कुछ वक्त पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने ये बात लिखी थी कि जो चंबल एक्सप्रेस वे है उसको अब प्रोग्रेस वे के नाम से बनाया जाएगा। और तब शिवराज सिंह चौहान ने नितिन गडकरी से फ़ोन पर इस सिलसिले में बातचीत भी की थी। तो ये माना जा रहा है कि आज जब वो सभा को संबोधित करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं चंबल एक्सप्रेस वे को प्रोग्रेस वे के नाम से बनाने का भी ऐलान कर सकते हैं। इस लिहाज से भी ये जो रैली है वो महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ग्वालियर चंबल इसलिए भी महत्वपूर्ण है जैसा कि आपने कहा भी कि जिन 24 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है उनमें से अकेले 16 सीटें ऐसी हैं जो ग्वालियर चंबल संभाग से आती हैं। तो यहाँ के लिहाज से ये प्रोग्रेस वे भी काफ़ी मायने रखता है। तो कुल मिलाकर एक तो मोदी सरकार 2 की 1 साल की उपलब्धियाँ गिनाने का मौका है, लेकिन कहीं ना कहीं उपचुनाव के रण का जो आगाज़ है वो आज मध्य प्रदेश में नितिन गडकरी की रैली के साथ हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। यानी काफ़ी महत्वपूर्ण आज का ये पूरा आयोजन रहने वाला है। ये जो वर्चुअल रैली होने वाली है ये बेहद महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिहाज से भी मानी जा रही है। इसी से जुड़ी एक और खबर का जिक्र कर लेते हैं। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कल कांग्रेस के 500 कार्यकर्ता और नेता बीजेपी में शामिल हो गए। भोपाल बीजेपी दफ्तर में सीएम शिवराज की मौजूदगी में इन लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। चंदेरी, मुंगावली और अशोकनगर के कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। अशोकनगर जिले के कांग्रेस अध्यक्ष कनेराम लोधी, महेंद्र प्रताप बुंदेला, लखन रघुवंशी, गजराज सिंह यादव, जगन्नाथ रघुवंशी के अलावा राजकुमार सिंह जैसे नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। इन लोगों को सीएम शिवराज ने संबोधित भी किया और उपचुनाव की तैयारियों में जुट जाने की अपील की है। बीजेपी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की तबीयत खराब हो गई है, जिसके कारण उन्हें दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया पहले से ही कोरोना को लेकर मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके बाद कोरोना की आशंका के चलते सिंधिया को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के अस्वस्थ होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर सिंधिया और उनकी माताजी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कहा, सिंधिया जी और उनकी माताजी के अस्वस्थ होने का समाचार मिला है। मैं आप दोनों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की सेहत को लेकर कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माताजी के अस्वस्थ होने की जानकारी मिली। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो ट्वीट के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और उन्होंने लिखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माताजी के अस्वस्थ होने की जानकारी मिली। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। देवास के काटपीपलिया सीट को लेकर दीपक जोशी का दिग्विजय सिंह ने समर्थन किया है। माना यह जा रहा है कि इस सीट से बीजेपी दीपक जोशी की बजाय
मनोज चौधरी को टिकट दे सकती है। मनोज चौधरी सिंधिया समर्थक हैं और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने दीपक जोशी को ईमानदार बताया, साथ ही बिना नाम लिए मनोज चौधरी पर बीजेपी से करोड़ों लेने के आरोप भी लगा दिए। दीपक जोशी उस महान व्यक्ति के सुपुत्र हैं जिसने जीवन संघ में भारतीय जनसंघ को लेकर और भाजपा तक, और एक ईमानदार व्यक्ति का एक ईमानदार पुत्र है। स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति ने 25-35 करोड़ रुपए ले लिए उसे भाजपा उम्मीदवार अगर बनाएगी तो दिल तो लोग के दुखेगा। नहीं, देखिए मुझे उस पर नहीं जाना है, आरोप प्रत्यारोपों से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन राजनीति का जो स्वरूप आ गया है उस स्वरूप पे निश्चित रूप से आज हमको विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर सब कुछ पाना ही हमारा ध्येय है तो कहीं ना कहीं हम विचारों को पीछे छोड़ते हैं। ऐसे दृष्टिकोण में अगर ये बात कही गई है तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो राजनीति का समय मैंने पूरा किया है उस समय को अगर कोई न कोई व्यक्ति निष्पक्ष रूप से देखेगा तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि दिग्विजय सिंह जी की बात कहीं न कहीं सत्यता की ओर जाती है। शाजापुर के बिजनाखेड़ी गांव में कल एक का कुआं धंस गया। काम कर रहे 4 मजदूर गहरे कुएं में गिर गए। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची और मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश की गई। 6 घंटे बाद भी दबे लोगों को नहीं निकाला जा सका। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि दबे लोगों की मौत हो चुकी है। कल अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था, लेकिन सुबह एक बार फिर से दबे लोगों को निकालने की कोशिशें की जाएंगी। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या ताजा जानकारी, क्या निकाल लिया गया इन लोगों को? नहीं दीपेश, अभी जिस तरीके से हादसा कल शाम को सामने आया था उसके बाद तुरंत जो है स्थानीय प्रशासन, इसके साथ जिला कलेक्टर, एसपी सहित तमाम लोग वहाँ पहुंचा हुआ था। और क्योंकि कुएं की गहराई लगभग 80 फीट के लगभग बताई जा रही है और काफी मलबा गिरा हुआ है, और क्योंकि क्षेत्र में कल बारिश हो गई थी उसके बाद अंधेरा बना हुआ था, जिसके चलते जो है रेस्क्यू में खासी दिक्कत आ रही थी। कल शाम को अंधेरा और पानी गिरने के कारण रेस्क्यू को बंद कर दिया गया था। अब एक बार फिर से आज सुबह रेस्क्यू शुरू किया जाएगा और अभी कुछ देर से रेस्क्यू शुरू होगा। उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। रेस्क्यू के लिए क्या टीमें पहुंच चुकी हैं? जी दीपेश, रेस्क्यू के लिए टीमें एक बार फिर सुबह से पहुंच चुकी हैं वहां पर? हाँ दीपेश, रेस्क्यू की जो तमाम संसाधन है, चाहे वो जैसे भी हो, चाहे वो अधिकारियों की टीम हो, लगातार वो वहीं पर है। और क्योंकि कल देर शाम को परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि रेस्क्यू को कंटिन्यू किया जा सके, तो अब वापस से जो है आज सुबह से रेस्क्यू को शुरू किया जाना है और कुछ देर से रेस्क्यू शुरू होगा। कितने लोग इसमें दबे हुए हो सकते हैं? दीपेश, इस पूरे घटना में जो है 4 लोग जो है हादसे का शिकार हुए, जिसमें 3 महिलाएं हैं और एक पुरुष है, और ये सभी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। एक टहरीपाल की 3 महिला मजदूर है और एक गोविंदा का एक पुरुष मजदूर है। कोई लापरवाही देखने को मिली सुनील इस सब हादसे के दौरान की जिस वजह से ये हादसा हुआ और ये 4 लोग दब गए? दीपेश, बिल्कुल लापरवाही है। एक निजी कुआं था और जिस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा था, उसके बाद आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक पुराना बावड़ी नुमा कुआं था और जिसको निर्माण चल रहा था, वहाँ पर किसी ने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि कुआं धसक सकता है और इतनी गहराई है, और कहीं न कहीं लापरवाही की वजह से ये पूरा हादसा सामने आया है। प्रशासन इस पूरे मामले में हो सकता है कि कुएं के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई करे। हालांकि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अगली कदम के तौर पर प्रशासन ये कार्रवाई कर सकता है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। इंदौर में कोरोना के 51 नए केस पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3,881 पहुंच चुका है। अब तक 1,591 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की भी पुष्टि हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। इंदौर में आंकड़ा बढ़ा है और
बढ़ने की वजह से 3,881 अब तक का मरीज हो चुके हैं। 1,591 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या ताजा जानकारी, किस तरह से अब इन बढ़ते आंकड़ों पर कंट्रोल किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 10,000 के करीब आंकड़ा पहुंच गया है। बहुत चिंता की बात है। और अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में पिछले 24 घंटे में जो सैंपल कलेक्ट किए गए वो 2,520 थे। 2,520 सैंपल में से 2,215 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 51 पॉजिटिव आए हैं और 2,101 सैंपल निगेटिव आए हैं। और अभी तक पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो 3,881 पर पहुंच गया है। वहीं मेडिकल जो बुलेटिन है उसमेमें 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है और 161 मरीजों की अब तक इंदौर में मौत हो चुकी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 2,591 करीब 2,600 के करीब मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। वहीं 1,129 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लेकिन पिछले 7 दिन से लगातार इंदौर में मरीजों की संख्या कम हो रही है और जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 65% के पार ये रिकवरी रेट पहुंच गया है। करीब 66.99 ये रिकवरी रेट है। 67% के करीब रिकवरी रेट है, जो इनके लिए अच्छी बात है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 68% रिकवरी रेट है, लेकिन इंदौर में भी 67% रिकवरी रेट हो गया। ये इंदौर के लिए अच्छी बात है। अब धीरे धीरे मरीज भी कम हो रहे हैं, संक्रमण भी कम हो रहा है। ये दोनों चीजें इंदौर के लिए खास तौर से, क्योंकि इंदौर कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ था, तो इंदौर के लिए अच्छी साइन कही जाएंगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ा है वो अपने आप में बेहद अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रतलाम में कोरोना के 24 नए केस मिले हैं। जिले में अब तक का कुल 85 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। अब तक 4 लोगों की जान भी कोरोना की वजह से गई है। अब तक 35 लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं। रतलाम में कोरोना के 24 नए केस सामने आए हैं। जिले में अब कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 85 पहुंच चुकी है और अब तक 4 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है, तो वहीं 35 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में बड़े कोरोना के मामले को देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 9900 से ज्यादा पॉजिटिव केस अब तक हो चुके हैं। अब तक 6600 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इंदौर और भोपाल में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं। लगातार मध्य प्रदेश में भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्वस्थ होने वाले लोगों के संख्या में भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। खरगोन के नागजीरी गांव में दूषित पानीपुरी खाने के बाद 30 लोग बीमार हो गए। इन लोगों ने उल्टी और दस्त की शिकायत होने के बाद अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया। बीमारों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। बीमार लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं सूचना मिलने पर एसडीएम और सीएमएचओ ने भी मरीजों का हालचाल जाना है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को गाँव भी भेज दिया गया है। जो है 29 केसेस सामने आए हैं। नागजीरी एक गांव है, गोगांवा तहसील का, गोगांव ब्लॉक का, जहां पर जो है पानी पूरी खाने के कारण जो है ये लोग बीमार हुए हैं। और संभवतः ऐसा लग रहा है शायद लॉकडाउन की अवधि के दौरान कुछ मसाला वगैरह पुराना उसके पास रहा होगा और उसी की जो पानी पूरी बनी है जिसके कारण ये हुआ है। तो अभी तो सिचुएशन कंट्रोल में है। कोई भी ऐसी मरीज़ नहीं है जो कि जिसको ज़्यादा समस्या हो। गाँव में और मैसेज करवा दिया है कि अगर और भी कोई अगर बीमार पड़ते हैं तो वो भी तत्काल सरकारी अस्पताल में आकर अपना इलाज करा लें। सर कम से कम 40-45 जन है, बच्चे छोटे बड़े मिला के। सभी ने कल पानी पता से खाए थे शाम को 4-5 बजे और सभी के सभी उल्टी दस्त कर रहे हैं और सभी बीमार है। सरकारी अस्पताल में सभी को लेकर आए। रतलाम के गुंदीपाड़ा गांव में 3 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले के 3 आरोपी अब भी फरार हैं। 5 जून को जमीन विवाद में ये हत्या की गई थी। मोहन कटारा और भवर परिवार का एक जमीन के कब्जे को लेकर आपसी विवाद था।
उस विवाद में मोहन कटारा के परिवार के 3 आदमियों का भाभोर परिवार वालों ने उनकी हत्या कर दी थी। उसमें कुल 14 आरोपी हैं, उसमें से 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जिन्हें न्यायालय पेश किया गया और शेष आरोपी 3 हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी जल्द से जल्द की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सतना में 2 लड़कों ने पीट कर दोस्त की हत्या कर दी। हत्या कर लाश को इन लोगों ने कुएं में फेंक दिया। सोमवार को पुलिस ने शव को कुएं से बरामद किया था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। 2 दोस्तों पर यह आशंका जताई गई है। इसके बाद पुलिस ने दोनों से कड़ाई से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हो गया। मृतक दीपक ने अपने दोस्त से 5,000 उधार लिए थे। पैसे न चुका पाने पर दोनों ने दीपक की हत्या कर दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली महिलाओं के